अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे पहले हमने कोरोजन को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि कोरोजन और रस्टिंग के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कोरोजन जो होता है एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो मेटल्स ये कोरूड हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आयरन की, तो आयरन के लिए हम एक नाम यूज़ कर सकते हैं रस्टिंग। जैसे कि आप सिल्वर के लिए टार्निशिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह आयरन के लिए हम रस्टिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। हमने एक एक्टिविटी देखी थी, हमने कहा था कि जो रस्टिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन कौन सी है। मॉइस्चर होना चाहिए यानी नमी होनी चाहिए, और साथ में एयर होना चाहिए, हवा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुआ ना, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी, यानी कहते हैं देयर विल बी नो रस्टिंग, रस्टिंग नहीं होगी। अगर इनमें से वाटर वेपर एब्सेंट है या फिर हवा जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों जो है इसके लिए ज़रूरी है। कहते हैं ये जो आयरन होता है ये रस्टिंग कब स्टार्ट करते हैं, आयरन रस्ट बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कहते हैं कि अगर आयरन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन हो, ऑक्सीजन भी वो मौजूद हो, ये दोनों चीज़ें अगर मौजूद होगी तो एक ब्राउन हाइड्रेटेड मास बन जाएगा, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो एक्टिविटी आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखी थी, आप देख सकते हैं ये 3 टेस्ट ट्यूब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ए बी सी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर पानी भी है और हवा भी है, दोनों मौजूद है। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है, हवा नहीं है। तीसरे के अंदर पानी नहीं है लेकिन हवा है। तो उनमें से कौन से मेटल को रस्टिंग होगी, यानी कौन से मेटल को जंग लगेगा। जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे पानी भी है, जहाँ एयर भी है, अगर ये दोनों मौजूद है तो यहाँ पे रस्टिंग होगी। तो जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है यहाँ पे रस्टिंग जो है ये स्टार्ट होगी। देखिए रस्टेड नेल आप लोगों को बताया गया है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें ना, Fe2O3, साथ में देखें XH2O आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये X का क्या मतलब है, देखो ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, और कभी कभी पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, कभी पानी की मिकदार कम होती है। यानी कि एक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं वाटर का, इसके साथ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों से वैसे ही जनरली इसकी केमिस्ट्री पूछी जा सकती है, आप लोगों से फार्मूला पूछा जा सकता है। तो ये वेरियस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो आयरन की रस्टिंग ये होती कैसे हैं, हमने कहा था कि एक एक्सपोज्ड रीजन होता है, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डेंट्स पड़े हुए हैं, कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, कहते हैं डेंट्स एंड स्टेन्स एट द साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। यानी डेंट्स यानी कोई ऐसा गढ़ा बन चुका है, ठीक है, एक मेटल जो है वहाँ पे कोई गढ़ा बन चुका है, या कोई दबा हुआ ऐसे निशान है, ठीक है। जैसे आप किसी मेटल को दबाते हैं ना, तो फिर वो मेटल जो होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है, या स्टेन कोई दाग धब्बे पड़ चुके हैं उस मेटल के ऊपर, ठीक है, नहीं आयरन के ऊपर कोई दाग धब्बे पड़ चुके हैं, तो वहाँ पे रस्टिंग के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कहते हैं दीज साइट्स आर कॉल्ड एनोडिक रीजन, और इन जगहों को हम क्या नाम देते हैं, एनोडिक रीजन का नाम देते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, यानी एनोडिक रीजन में क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। अब ऑक्सीडेशन में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एनोडिक रीजन में आप देखें आयरन है, आयरन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, लूज कर देते हैं। देखिए 2 आयरन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक आयरन और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा आयरन, देखें इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हमने ये भी कहा था कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगी, एनोड के ऊपर होगी। अब कहते हैं कि दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेजेस द मेटल। अब यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन जो है हो रही है, नहीं इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, तो यहाँ से मेटल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब कहते हैं जैसे यहाँ पे एनोडिक रीजन है, यहाँ से आयरन ने क्या है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये देखिए आयरन यहाँ पे आ चुका। अब देखिए अपने इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहाँ पर, मेटल शीट के अंदर, उस एरिया में जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होगा, जहाँ पे वाटर मौजूद होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर वाटर मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वाटर भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो क्या होगा, यहाँ पे एनोडिक रीजन, यहाँ पे कैथोडिक रीजन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये किस चीज़ के साथ कंबाइन होंगे, कहते हैं दी साइड्स आर कॉल्ड कैथोडिक रीजन। ये इलेक्ट्रॉन जिस साइड की तरफ जा रहे हैं इसको हम कैथोडिक रीजन कहेंगे, कहते हैं, और ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोक्साइड आइन जो होती है ये बना लेते हैं। देखो कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, वाटर, ठीक है, साथ में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोक्साइड आइन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब कहते हैं कि जो आयरन होता है, जो Fe+2 स्टेट में होता है, ये फिर भी थोड़ा सा स्टेबल होता है, इसको हमने थोड़ा सा और रिएक्टिव बनाना है, तो ये
ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आपको याद होगा कि जब हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि ऑक्सीजन अगर O2 स्टेट में है या फिर O3 स्टेट में, तो ये दोनों स्टेट में क्या करे, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो ऑक्सीजन क्या कर लेता है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, मतलब इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में उनकी हेल्प करता है। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए Fe+2 स्टेट में, मतलब यहाँ पर इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेता है। अब ये थोड़ा सा मोर रिएक्टिव सूरत में चेंज हो गया है। अब ये आयरन Fe+3 और ये देखिए 3OH आयंस, ये क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और FeOH, ये देखिए एक तरह से रस्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि एक रस्ट का फार्मूला क्या है, तो FeOH होल थ्राइस, तो ये इसका रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि रस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वाटर होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके बाद रस्ट का फार्मूला क्या है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब कहते हैं रस्ट मास इज सॉफ्ट एंड पोरस इन नेचर एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रिवेंट फर्दर एटमॉस्फेरिक एक्शन। अब कहते हैं कि जो रस्ट मास होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे सुराख भी होते हैं। एक दफ़ा रस्टिंग स्टार्ट हो गई है तो आप इसको दोबारा से फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल एक्शन जो है वो जाता रहेगा, यहाँ पे वाटर जो होगा वो आता जाएगा, इसके साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ पर आता जाएगा और इस तरह से जो मेटल होगा इसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, रस्टिंग होती रहेगी जब तक ये पूरा का पूरा मेटल ख़राब ना हो जाए। ठीक है, अब ये करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाता है इस रस्टिंग की वजह से। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे कोरोजन से, रस्टिंग से ख़ुद को बचा सकते हैं ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो महफूज रहें। कहते हैं कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ मेथड, यानी बहुत सारे मेथड्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कोरोडियल मैटर, यानी मेटल जो है वो कोरूड हो रहा है उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो किस कंडीशन में है। तो वेरियस टेक्निक्स इसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो 6 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमें बताया गया रिमूवल ऑफ स्टेन, यानी स्टेन जो है हम रिमूव करेंगे। स्टेन क्या है, कोई भी दाग धब्बा, ठीक है, स्टेन कहते हैं कोई भी दाग धब्बा वगैरह कोई भी बना हुआ इस मेटल के ऊपर, तो हमने उसको रिमूव करना है। द रीजन ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन एक्ट एज ए साइट फॉर कोरोजन, यानी किसी भी आयरन के ऊपर, एक आयरन है, मेटल है, ठीक है, उससे आपने वो जो स्टेन वाला रीजन है ना वहाँ पे कोरोजन हो सकती है। तो यहाँ पे कहते हैं व्हेन द सरफेस ऑफ एन आयरन इज प्रॉपर्ली क्लीन, अगर आयरन का जो सरफेस है वो प्रॉपर्ली क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, ठीक है, तो और स्टेन को रिमूव कर लें, तो यहाँ पे रस्टिंग जो है आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। रस्टिंग जो है वो आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ पे जो जंग है वो यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं लगेगा। दूसरा कि आप क्या कर लें, पेंट की कोटिंग कर लें, यानी पेंट वगैरह इसके ऊपर लगा लें, कोई ऑर्गेनिक कोटिंग लगा लें, ठीक है, जैसे आपको एक मेटल लेते हैं, आयरन लेते हैं, लोहा लेते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा लें। आपने देखा होगा मुख्तलिफ गेट्स वगैरह आपके घरों के जो गेट्स होते हैं उसके ऊपर आप पेंट करते हैं, कलर करते हैं उसको, वो कलर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करते हैं कोरोजन के अगेंस्ट, रस्टिंग के अगेंस्ट। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं उसके ऊपर ग्रीस वगैरह कोई भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं उसके ऊपर लगा लेते हैं। रस्टिंग है, आप उससे खुद को बचा सकते हैं, जो मेटल्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, ये नॉन पोलर होती है और पानी के साथ उनकी नहीं बनती, तो जब पानी इसके करीब नहीं आएगा तो रस्टिंग क्या हो जाएगी, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं बिसाइड दीज मॉडर्न पेंट्स कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जो मॉडर्न जो पेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल होते हैं जिनको स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। और ये स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, यानी जो जंग लगता है, रस्टिंग होती है आयरन की, उससे क्या कर सकते हैं, मेटल को बचा सकते हैं, आयरन को बचा सकते हैं। किसके खिलाफ, बट ऑल्सो अगेंस्ट वेदरिंग, यानी न सिर्फ कोरोजन बल्कि वेदरिंग और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स के खिलाफ भी बचा सकते हैं। अब वेदरिंग क्या है और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या है, आपको देखो वक्त के साथ साथ जैसे आपने कोई भी मेटल के ऊपर कलर किया हुआ है, ठीक है, तो वक्त के साथ साथ ना वो जो मेटल होते हैं वो ख़राब भी होते हैं और उसका जो कलर होता है वो भी फीका पड़ जाता है, जो पेंट होते हैं वो फीका पड़ जाता है, वो डल हो जाता है। इसके अलावा बारिश की वजह से जो बारिश का पानी होता है वो उसके जो मेटल होता है उसके आसपास होते हैं वो जमा हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर बहुत सारी पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी गैसेस होती, धुआं होता है, तो वो भी क्या करते हैं, मेटल के आसपास, मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उनसे भी क्या कर सकता है, वो कोरोजन काज कर सकते हैं, वो ख़राब कर सकते हैं उस मेटल को, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेबलाइजर्स होती हैं इन चीज़ों से मेटल को बचा सकते हैं।
इसके अलावा जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको हम एलॉइंग कहते हैं। एलॉय आमतौर पर आप लोगों ने इसको सोल्यूशन जो सॉलिड लिक्विड गैस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में एलॉय को डिस्कस भी किया था कि ये सॉलिड सोल्यूशन होता है जिसके अंदर एक जो सॉल्वेंट होता है वो भी सॉलिड होता है, जो सल्यूट होता है वो भी सॉलिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलॉय होता है अगर हम मेटल के एलॉय बना लें तब भी हम कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो इसकी स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील जो होती है क्या होता है, आयरन होता है ना, और इसके साथ में एक क्रोमियम एक मेटल होता है उसके साथ वो मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए आयरन और क्रोमियम मिलाए जाते हैं, साथ में निकल मिलाया जाता है, तो एक सॉलिड मिक्सचर बनाया जाता है। और ये क्या करता है, ये कोरोजन के अगेंस्ट क्या करता है, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस शो कर सकता है। और कहते हैं वेरियस, ये तो आजकल एक एलॉय बना दिया ना, वेरियस तरह के एलॉय जो होते हैं ये बनते जा रहे हैं। और अब एलॉय को आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर एलिमेंट। अब देखो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, आप लोगों ने दो तरह के मिक्सचर पढ़े थे जिसमें जो दो सब्सटेंसेज सल्यूट और सॉल्वेंट है वो कम्प्लीटली एक फेज़ में है, उसमें आपको कोई भी चीज़ अलग अलग नज़र नहीं आएगी, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आप लोगों ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी चैप्टर फर्स्ट में इसको डिस्कस भी किया था। तो ये जो एलॉय होती है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मेटल एंड मिक्सचर ऑफ मेटल, यानी मेटल को मेटल के साथ और मेटल का नॉन मेटल के साथ एक मिक्सचर होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। एलॉय की आप लोगों ने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे आप ब्रास कहते हैं, ठीक है, जिसको आप पीतल आमतौर पर कहते हैं। ब्रास जो होता है ये कॉपर और जिंक से बना होता है। देखिए ये दो मेटल जो है इनका मिक्सचर है। इसी तरह अगर आप ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज में कॉपर और साथ में क्या होता है, टिन होता है। ठीक है, तो ये दो मेटल यहाँ पे मौजूद है। तो ये एलॉयज होते हैं, और ये एलॉय भी क्या कर सकते हैं, कोरोजन के अगेंस्ट काम कर सकते हो। जो हमारे मेटल्स होते हैं उससे हम उस मेटल को बचा सकते हैं। अब कहते हैं कि जो मेटेलिक कोटिंग और प्लेटिंग, अब मेटेलिक कोटिंग या प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप इसको यूँ समझ लीजिए क्या चीज़ होती है। देखो कहते हैं जो मेटेलिक कोटिंग होती है या प्लेटिंग होती है कैन बी अप्लाइड टू इनहिबिट द कोरोजन एज वेल एज प्रोवाइड एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव फिनिश। अब आपने देखा होगा कि एक मेटल होता है उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है। आप लोगों ने जो ज्वेलरी वगैरह आप देखते हैं या वेरियस जो पेंटिंग होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती है, उसके ऊपर उसमें एक मेटल होता है उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, और वो जो दूसरा मेटल इसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जा रही है ना वो ज़्यादातर इनर्ट होता है, ज़्यादातर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। अब कहते हैं जो मेटालिक कोटिंग होती है इसको अप्लाई किया जाता है ताकि कोरोजन को इनहिबिट किया जा सके, कम किया जा सके। और ये किस लिए की जाती है, यानी खूबसूरती के लिए, डेकोरेटिव पर्पजेस के लिए की जाती हैं। कहते हैं थिन कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर कैन बी अप्लाइड बाय स्प्रेइंग, यानी अब ये मेटल हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम स्प्रे कर सकते हैं एक मेटल दूसरे के ऊपर, या गैल्वेनाइज कर सकते हैं, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल के सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। या तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप लोगों ने पिछले जितने भी टॉपिक्स उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आप एक सेल लेते हैं, उस सेल के अंदर एक सब्सटेंस जो होता है जो कि जिनके अंदर वो केमिकल मौजूद है, आपने क्या करना है उसको दूसरे के ऊपर क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो उसमें से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो पास करते हैं, यहाँ से जो आइंस होते हैं वो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आते हैं। ठीक है, अब यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये जो पॉजिटिव आइंस होती हैं इसके पास आती है और इसी के ऊपर डिपॉजिट होती जाती हैं, और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है इसके ऊपर बन जाती है। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बाकी पर्पजेज़ के लिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आगे हम डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन आर्टिकल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, यानी आयरन आर्टिकल को, आयरन की जो चीज़ें होती है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे, निकल की कोटिंग इसके ऊपर करते हैं, क्रोमियम की, टिन प्लेटिंग इसकी करते हैं। तो जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो प्रोटेक्ट रहता है कोरोजन से। उसके बाद कहते हैं कोरोजन इनहिबिटर्स, यानी इनहिबिशन से निकला है ये वर्ड इनहिबिटर, इनहिबिट करना, रोक देना। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं जो कोरोजन इनहिबिटर्स होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जो मेटल के सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और विद द इन्वायरमेंटल गैसेज या इन्वायरमेंट के जो गैसेज होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं जो कि कोरोजन काज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मेटल लेते हैं, उस मेटल के ऊपर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इनहिबिटर को लगा दिया है, अब ये मेटल के सरफेस के साथ या तो इंटरेक्ट कर देते हैं या फिर सरफेस के ऊपर जमा होने वाली जो गैसेज होती हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, जो वेपर्स होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर लेते हैं, और जो कि कोरोजन काज करती हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से कोरोजन को स्टॉप कर सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह कोरोजन जो होती है स्टॉप हो जाती है। दे इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन दैट काजेस कोरोजन, या आप रिव्यू कह सकते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन को इंटरप्ट करते हैं, यानी उसके अंदर मुदाखलत करते हैं जो कोरोजन काज करते हैं। इस तरह कहते हैं दीज केमिकल कैन बी अप्लाइड एज ए सोल्यूशन, ये जो केमिकल होती है सोल्यूशन के फॉर्म में भी लगा सकते हैं,
और एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग बाय डिस्पर्शन टेक्निक, यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कोटिंग की उसकी कोटिंग करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग इसकी कर लेते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, पॉलीथाइलिन है, ठीक है। तो इनके आप कोटिंग करते हैं जिसकी वजह से ये कोरोजन जो होती है वो इसका जो इफेक्ट होता है, कोरोजन जो होती है, जो वो सब्सटेंसेस जो कोरोजन काज कर रहे हैं, ये उसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर इंटरप्शन काज कर देते हैं, उसके अंदर मुदाखलत कर देते हैं, और इस तरह से जो कोरोजन होती है वो नहीं हो पाती, और जो मेटल होता है वो क्या रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन किस चीज़ को कहते हैं, देखो कैथोड से निकला है ना, ये वो मेथड होता है कि जिसमें दैट इज़ यूजुअली यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन इन अ बरियल फ्यूल टैंक्स और पाइपलाइंस। ये मुख्तलिफ जो पाइपलाइंस होती हैं जो ज़ेर ज़मीन मौजूद है, या कोई टैंकी जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद है फ्यूल के लिहाज के लिए जो आप लोगों ने बनाई हुई है, तो फिर उसके लिए उस वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें से ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कहते हैं इनमें से एक एक्टिव मेटल होता है जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, इसको कनेक्ट किया जाता है बाय वायर टू द पाइप लाइन और द टैंक टू बी प्रोटेक्टेड, यानी उस पाइपलाइन के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है जिसको आप लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, यानी मैग्नीशियम और जिंक को क्यों लगाया जाता है, ये वो प्रोसेस कहते हैं इट इज़ बिकॉज इट मैग्नीशियम और जिंक इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो मैग्नीशियम और जिंक होते हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आयरन के मुकाबले में। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी ये ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन आयरन को क्या करते हैं, बचाते हैं। अब अगर आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा इसका मतलब क्या है, आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, आयरन जो है वो ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा देर तक आयरन क्या होगा, महफूज रहेगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय मैग्नीशियम और जिंक रादर देन बाय आयरन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, वो रस्टिंग का प्रोसेस जब कंटिन्यू रहेगा ना, तो उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आयरन के बजाय कहाँ से आते हैं, मैग्नीशियम और जिंक से आ जाते हैं, कीपिंग द आयरन से फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी आयरन को ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं। इस ऑक्सीडेशन आकर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगी मैग्नीशियम और जिंक जो होगे वो उसका एनोड डिसॉल्व होता जाएगा, और फिर आपने उसको पीरियोडिकली वक्तन फ़वक्तन इसको आप लोगों ने रिप्लेस करना होगा। अब आगे कहते हैं जो शीप हल्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इन अ सिमिलर वे बाय अटैचिंग बार्स ऑफ टाइटेनियम मेटल टू द शीप हल। अब देखो जैसे आप यहाँ पे आपको एक कश्ती जो है वो आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं शिप है, इसके साथ यहाँ पे टाइटेनियम के जो मेटल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। शिप हल क्या कहते हैं, वो पार्ट ऑफ शिप जो कि पानी के ऊपर तैरता है उसको शिप हल्स कहते हैं। उसको कनेक्ट किया जाता है एक मेटल टाइटेनियम मेटल के साथ, और फिर ये टाइटेनियम किस चीज़ के तौर पे काम करता है, एनोड के तौर पे काम करता है, और ये ऑक्सीडाइज होता रहता है, और इस तरह बाकी जो शिप होता है ये प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, शिप हल जो होते हैं वो क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, जो कि कैथोड के तौर पर काम करता है। ये कि आयरन पाइपलाइंस हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम को एक तार के जरिए क्या किया, कनेक्ट किया गया, और जिसकी वजह से ये जो पाइपलाइन होती है ये क्या करती हैं, ये महफूज रहती हैं रस्टिंग से। सो हमने क्या कहा, हमने कहा कि रस्टिंग एक ऐसा स्लो ईटिंग प्रोसेस होता है मेटल का, उसको जैसे आप स्पेसिफिकली आयरन की बात करते हो तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो मेटल हो, दूसरा वाटर भी, और साथ में ऑक्सीजन भी। ये तीन चीज़ें अगर होंगी तब रस्टिंग होगी। रस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं, जो डेंट्स होते हैं, जहाँ पे स्टेन्स पड़े होते हैं, वहाँ से ये रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एनोडिक रीजन में आप देख सकते हैं कौन सा रीजन होते हैं, वहाँ जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यानी आयरन जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और कैथोडिक रीजन कौन सा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, यानी वाटर और ऑक्सीजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये कौन सा रीजन होगा, ये कैथोडिक रीजन होगा। इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रस्टिंग होगी। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि वेरियस यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, हमने कहा वेरियस मेथड्स हैं कि हम किस तरह से सब्सटेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो करूड ना हो। ठीक है, इसमें देखिए रिमूवल ऑफ स्टेन्स हैं, पेंट एंड कोटिंग है, एलॉय है, इसके अलावा मेटल कोटिंग है, ठीक है, मेटल प्लेटिंग है, कोरोजन इनहिबिटर्स हैं, और कैथोडिक प्रोटेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और जो मेटल है, वो जो आयरन है, वो ख़राब ना हो और ज़्यादा देर तक महफूज रहे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, तो ये हम देखेंगे।